और यही जख्म है जो मेरे पिता के दिल में अभी तक ताजा है। उनके नजदीक तुम भी तुम्हारी माँ का खून हो, इसलिए वो तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाते। किरण की आंखों में और ज्यादा आंसू तैरने लगे थे। वह बहुत ही ज्यादा हैरान होती आवाज में बोली, लेकिन हर्षित, वह भी तो मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने आज कितने गुस्से में बोले। मैं तो यहाँ सिर्फ आपके लिए आई थी, मगर सब मुझे बुरा भला कह रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि मैं वापस ही चली जाऊं। भावना चौंक कर उसके तरफ मुड़ी थी। ये शब्द दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। अगर हर्षित भाई ने ये बात सुन ली तो वह तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकते हैं, और पापा तो वैसे भी मौका ढूंढ रहे हैं तुम्हें बातें सुनाने का। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। इस बात को अपने पल्लू से गांठ बांध लो। किरण ने सर झुका लिया था। हंट कांप रहे थे, मगर वह चुप रही। भावना उसके चुप्पी को देखते हुए थोड़ा नरम शब्दों में बोली, अच्छा, अब रोना धोना छोड़ दो। आओ तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। फिर अपनी गुड़िया को अपने हाथों से खिलाऊंगी। किरण ने जल्दी ना सिर हिला दिया। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है, मैं ये बर्तन धोकर ही खाऊंगी। फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, आप बस थोड़ी मदद करवा देना। भावना ने हल्की सी झिलमिलाहट के साथ उसे डांटा। कितनी जिद्दी हो तुम, कह दिया ना कि बैठ जाओ, पहले कुछ खा लो फिर बाकी काम कर लेना। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि भूखे पेट इतना सारा काम करो। किरण चुप से उसके हुक्म पर उसकी बात मानने लगी। वह धीरे धीरे कांपती घसीटती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई और कुर्सी पर बैठ गई। किचन में अब सिर्फ चूल्हे की हल्की सी आवाज, भावना के बर्तन रखने की खनक बाकी रह गई थी। किरण का दिल अभी भी बोझल था, लेकिन भावना के शब्द में छुपी हुई हमदर्दी ने जैसे थोड़ा सा उसे सहारा दिया था। उसको अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अपने आप काफी बेबस महसूस कर रही थी। वक्त तेजी से बीतते जा रहे थे। रात का सन्नाटा किचन में बिखरा हुआ था। लाइट की मध्यम रोशनी में बर्तनों की खटपट साफ सुनाई दे रही थी। किरण की आंखों में थकन और दिल में बोझ लिए कितने देर वे रसोई में खड़ी थी। साबुन की झाग हाथों में चमक रही थी। आंसू उसके गालों पर बहते कभी साबुन के झाग में मिल जाती तो कभी गर्दन पर लटक जाती। वह बर्तन धोते हुए जैसे अपनी उदासी को धोने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के आने का एहसास हुआ था। उसके दिल में धड़कन बड़ी तेज हुई थी। उसने घबराहट में पलटकर देखा तो हर्षित हाथ बांधे गहरी ठंडी निगाहों के साथ दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा असर था, जैसे शक और गुस्सा अब भूल गया हो। किरण के हाथों से बर्तन कांपते हुए दोबारा सिंक में गिर पड़े थे। वह बहुत ज्यादा उलझ गई थी और हल्की सी कांपती आवाज में बोली, आप यहाँ? हर्षित धीरे से कदम बढ़ाते हुए बोला, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह हड़बड़ाती हुई बोली, किचन साफ कर रही थी। आंटी ने कहा था कि सब कुछ समेट कर ही सोना है। अभी कुछ देर पहले मेहमान गए हैं तो बर्तन ज्यादा थे। हर्षित ने गहरी नजर उस पर गाड़ी और फिर धीरे से बोला, दोपहर में रो रही थी तुम? किरण ने जल्दी से गर्दन झुकाकर नाव में सिर हिलाया था, लेकिन उसके कांपते होठ और भीगी आंखें खुद ये गवाही दे रहे थे। हर्षित अचानक उसके पास आया तो किरण ने बेकाबू होकर अपने कदम पीछे हटाए, मगर अगले ही पल उसके दोनों हाथ किरण के बाजू पर थे। उसने उसे दीवार से चिपकाकर कैद कर लिया था। झूठ भी कहना आता है तुम्हें? वो धीरे से मगर खतरनाक शब्दों में बोला। किरण ने डरते डरते दोबारा मना किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हर्षित ने अचानक उसके कमर के आसपास अपना हाथ रखा, उसे अपने नजदीक खींच लिया। उसकी सांसों की गर्माहट किरण के चेहरे पर पड़ी तो उसके दिल का हाल उथल पुथल हो गया था। वह बोला, तुम मुझे कभी धोखा देने के बारे में ना सोचना। हर्षित की आवाज मध्यम हुई मगर तीखी थी। मैं रघुविंदर नहीं हूँ जिसने अपने दोस्त को बड़ी आसानी से माफ कर दिया था। मैं हर्षित हूँ जो अपनी मंगेतर को जान से मार दूंगा।
अगर उसने धोखा दिया तो किरण की आंखों से आंसू बह निकले थे। वो कांप रही थी। मगर मैं क्यों धोखा दूंगी आपको? आप तो मेरे होने वाले पति हैं। हर्षित के होंठ पर एक गुस्से की मुस्कुराहट उभरी थी। वह गुस्से से बोला, ये बात हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लेना, क्योंकि जो कारनामा तुम्हारी माँ ने अंजाम दिया था, उसके बाद तुम पर कोई भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। किरण की आंखों में दर्द की एक लहर बढ़ गई थी। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। अर्चित ने उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को देखा तो अपने अंगूठे और बड़ी नरमी से उसका मुंह साफ किया था, मगर उसकी आंखों में नरमी के बजाय और गुस्सा झलक रहा था। मेरी बहन भावना का ख्याल रखना, वह धीरे से बोला, और पापा को किसी भी तरह का शिकायत का मौका मत देना, तभी तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। वरना याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम पर इतना तंग कर दूंगा कि सांसें भी तुम मेरी मर्जी से लोगी। समझ आई? ये कहकर वो अचानक पीछे हटा, कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की चाप उसके दिमाग पर गूंज रही थी। पीछे किरण अपनी जगह खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बहकर चेहरे पर बहते ही जा रहे थे। उसने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू साफ किया, मगर दिल की घुटन और तड़प मिटा नहीं सकी। बर्तनों की खनक दोबारा सुनाई दी, लेकिन अब वो सिर्फ किचन ही नहीं, उसकी जिंदगी भी सफाई देते बीतने लगी थी। अब उसको यहाँ आए हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। पूरे घर में खुशियों का लहर दौड़ रहा था। ढोलक की ताप, ठहाकों की गूंज, औरतों के गीतों ने हर कमरे को जैसे चमका दिया था। बड़े आंगन में कुर्सियां जमी हुई थी। किचन से खुशबू उठ रही थी। मेहमानों का शोर बिखरा हुआ था। ऐसे माहौल में किरण किचन से थककर बड़े खामोशी के साथ बाहर निकली थी कि भावना तेजी से उसके पास आई। भावना ने अपनी सांसों को थोड़ा कंट्रोल किया, फिर बोली, मम्मी कह रही हैं कि सारे कमरे भर गए हैं। मेरे कमरे में भी बुआ और चाची की बेटियां हैं। उन्होंने कहा है कि तुम भाई के कमरे में ही सो जाओ। ठीक है, ये कहकर वो तेजी से पलटने ही वाली थी। किरण ने घबराकर उसकी कलाई थाम ली। किरण के चेहरे पर डर की लकीर खींची थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं दीदी, मुझे उनके कमरे में नहीं सोना, मैं आंगन में सो जाऊंगी। भावना ने जल्दी नामे सिर हिला दिया। हल्की सी झिलमिला सी बोली, पागल हो गई हो क्या? आंगन में अब सारे लड़के सो रहे हैं, तुम कैसे वहाँ सो सकती हो? शादी का घर है, ये सब चलता ही रहता है। वह फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, पता नहीं मम्मी ने इतनी जल्दी क्यों ढोलक रख ली है। सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है, जबकि शादी में अभी पूरा 2 हफ्ता बाकी है। खैर, तुम बस भाई के कमरे में सो जाओ, मुझे देर हो रही है, मेरा सब इंतजार कर रहे हैं। किरण की आंखों में घबराहट पड़ गई थी। वो धीरे आवाज में बोली, नहीं दीदी, मुझे उनके पास नहीं जाना। आपको क्या हो गया है? मैं उनके साथ कैसे सो सकती हूँ? भावना रुक गई और एक नजर उस पर डालकर धीरे से बोली, क्यों नहीं सो सकती हो? वह तुम्हारे पति बनने वाले हैं, उनके साथ सोना तुम्हारे कर्तव्य है, और भाई तो कब के सो चुके होंगे। तुम बस चुपचाप जाकर लेट जाना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। किरण के होंठ कांपे, मगर दीदी, अगर वो गुस्सा कर गए तो उसकी आवाज तो पहले ही उसके हलक में ही दब गई थी। भावना बात काटते हुए गंभीरता से बोली, देखो किरण, अभी ज्यादा तमाशा मत बनाओ। पापा ने भी मुझे खासकर कहा है कि तुम्हें समझाऊं। तुम बाहर बिल्कुल नहीं सोओगी, घर में बहुत मेहमान हैं, लड़के भी है। मम्मी ने भी यही कहा है। तुम्हें अगर अपना और मेरा सुकून चाहिए तो बस भाई के कमरे में ही जाकर सोना होगा। और वैसे भी सुबह पूजा आराधना के समय तुम बाहर आ जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। किरण के कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। दिल बड़ी बेचैन था, सांस उखड़ रही थी। कमरे के दरवाजे पर झांकती रोशनी, हंसी की आवाजें उसके दिल पर और ज्यादा बोझ डाल रही थी। वो धीरे से बोली, दीदी, मैं सच में बहुत डर रही हूँ। भावना ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाई
कुछ नहीं कहेंगे, वह सो गए होंगे। तुम जाकर आराम से लेट जाना, अभी वक्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो जल्दी से वापस आंगन की तरफ बढ़ गई, जहाँ ढोलक पर गीत गाए जा रहे थे। किरण एक पल के लिए वही खड़ी रही। दिल में अजीब से डर पैदा हुआ। दरवाजे के शोर, मेहमानों के ठहाके, औरतों की आवाज के बीच उसका डर और ज्यादा गहरा हो गया था। मैं जानती थी अगर नहीं गई तो सबके सवालों का सामना करना पड़ेगा। अगर गई तो अपने ही डर से मर ना जाऊं। चेहरे पर उलझन, आंखों में आंसू लिए वो धीरे धीरे कदम उठाने लगी, जैसे हर कदम उसके दिल पर भारी बोझ डाल रही हो। कॉरिडोर की रोशनी मध्यम थी। दूर से ढोलक की तापों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हर्षित के कमरे का दरवाजा सामने था। उसके हाथ कांप रहे थे, कुंडी पर जाकर रुके थे। अब वो खुद को इस बात के लिए मना रही थी कि जाए या ना जाए। एक कदम आगे बढ़ाती तो दिल पीछे खींच लेता, लेकिन पीछे भी नहीं जा सकती थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कैदी को खुद अपने ही फैसले के कैदखाने में धकेल दिया गया हो। कुछ पल बाद वह कमरे में दाखिल हुई। कमरे की चुप्पी ऐसी थी जैसे दीवारों ने भी अपनी सांसें रोक रखी हो। बाहर ढोलक की आवाज धीमी हो चुकी थी, मगर अंदर एक और जंग शुरू होने वाली थी। किरण घबराई हुई थी। धीरे से जाकर बिस्तर के कोने पर लेटी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि लग रहा था कमरे का सन्नाटा उसे अब क्या देने वाला है। उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन कुछ पल बाद अचानक से बिल्कुल सिहर उठी थी। हर्षित ने अपने बाजुओं में उसको भर लिया था। उसने आंखें फाड़कर घबराकर उसे हिलने की कोशिश की, मगर उसके बाजू के कैद ने उसे और ज्यादा बेबस कर दिया था। हर्षित के होंठ उसके कान के पास आकर रुके थे। शोर मत करो, आज मैं तुमसे अपना अधिकार लेना चाहता हूँ। किरण का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। वह कांपती होठों से बोली, छोड़िए मुझे। क्या हो गया है आपको? अभी मेरी शादी आपसे नहीं हुई है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर्षित के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट उभरी थी। छोड़ो इन सब फालतू बातों को। मैं शादी के नाम पर कब तक लटकता रहूंगा? अब तो 10 साल बीत गए हमारी मंगनी को। मैं बस इंतजार ही करता रह जाऊंगा। अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मम्मी ने तुम्हें इसलिए मेरे कमरे में भेजा होगा ताकि आज मैं तुम्हें अपना बना लूं। किरण ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धकेलने की कोशिश की। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? उन्होंने मुझ पर भरोसा करके यहाँ भेजा है, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। हर्षित की आंखों में एक पल के लिए गुस्से की चमक दौड़ी थी। उसके चेहरे के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हारा कोई आशिक नहीं हूँ। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, और होने वाला पति अपने मंगेतरता पर अधिकार रखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहता, और यह कोई पाप नहीं। इसलिए फालतू बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और चुपचाप पड़ी रहो। किरण की आंखों में आंसू तैर रहे थे। आप मेरे मंगेतर हैं इसलिए कह रही हूँ। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, जबरदस्ती से नहीं चलते। हर्षित का दिमाग अब कंट्रोल से बाहर हुआ था। वह और पास आया, गुस्से में बोला, अगर इतना ही ऐतराज है तो तोड़ दो यह मंगनी, ताकि मैं इस रिश्ते से और इस प्यार से आजाद हो जाऊं। मैं भी अकेला मोहब्बत करके परेशान हो गया हूँ, और अपनी जिंदगी संवार सकूं। कब तक इंतजार करूंगा? अब मैं पूरा 30 साल का हो गया हूँ, और मेरी माँ कहती है अभी 1 साल, और ये कहाँ का इंसाफ है? किरण कांपते हुए बोली, मंगनी तोड़ना इतना आसान है। उसके होंठ कांप गए। आपको यही हल नजर आता है? हर्षित की नजरें भारी हो गई। हल तो यही है, या फिर वही करो जो मैं चाहता हूँ। आज ही फैसला होगा। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? किरण ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि मैं शादी से पहले ये सब करूँ। मुझे अपने माँ बाप का इज्जत का ख्याल भी रखना है।
मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आप मुझे पा तो लेंगे, मगर मेरा दिल हमेशा के लिए आपसे दूर होता चला जाएगा। ये फिर रिश्ता सिर्फ बोझ बनकर रह जाएगा। हर्षित पल भर के लिए चुप हुआ था। उसके हाथ की पकड़ ढीली हुई, मगर आंखों में गुस्से की आग झलक रही थी। वह उसको धक्का देते बोला, ये ढोलक इसलिए रखी गई थी ताकि मैं आज फैसला करूं। वो भारी शब्दों में बोला, पापा कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे। ये सब उन्हीं का फसाद है, इसलिए मुझे मजबूर मत करो किरण, वरना मैं खुद को भी नहीं रोक पाऊंगा। किरण ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। देखो, मुझे अब कोई भी बात नहीं करनी, सीधा फैसला करना है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो आज ही सब फैसला होगा। उसके अंदर की आग अब उबल रही थी। आज मुझे मेरा अधिकार चाहिए, वे कांपती हुई आवाज में बोली। नहीं, ये सब बाद में होना चाहिए, अभी नहीं, मुझे डर लग रहा है। मगर उसने उसकी एक भी बात को नहीं सुना, सब नजरअंदाज कर दिया। उसका हाथों का दबाव उसके जिस्म पर बराबर चल रहे थे। वह अपने हाथों से उसे रोकती रही, आंखों में डर के साए लहराते रहे, मगर उसका जुनून उस पर बढ़ता गया। उसने अपने होठों की आग उसके होठों को मिठास से जोड़ना शुरू कर दिया। उसकी सांसें अब उखड़ने लग गई थी। वह तड़प रही थी, मगर वह पल पल उसकी हिम्मत को कमजोर करने लगा था। जैसे तूफान के आगे नाजुक चिराग बुझ जाती है और सर झुका देती है, वह डर के आगे में घिरी हुई थी। मगर उसके जिद और आग ने उसे हरा दिया था। कुछ पल के बाद थक चुकी थी। वो हर्षित को अपने आप से दूर नहीं कर पा रही थी। हर्षित से मोहब्बत तो वह भी करती थी, लेकिन उसके दिल में ये डर था कि अभी मेरी शादी नहीं हुई और ये सब अच्छा नहीं है। हर्षित के सामने वो बेजान पड़ गई थी। हर्षित बराबर उसके जिस्म से उसकी धड़कनों को चुराने की कोशिश कर रहा था। उस कोशिश में वह कामयाब हो गया था। और फिर एक पल ऐसा आया जब उसने अपनी आंखें मूंद कर सब उसके लिए सौंप दिया था। जैसे कोई जंजीरों से आजाद नहीं हो सका तो उन्हीं जंजीरों को अपनी किस्मत मान लिया और उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। किरण को हिलने भी नहीं दे रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी थी। उसने एक एक करके उसके सारे कपड़े उतार दिए और उस रात वो हुआ जिसका वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वह भी उसके सुकून को देखती उसे अपने आप को सौंप गई थी। सारी रात उस कमरे में किरण की सिचकियां गूंजती रही। हर्षित उस पर अपनी पूरी जवानी नछावर कर रहा था। आधी रात तक तो वह उसके ब्यूटी बॉल और उसके होठों को ही चूमता रहा, उसकी सांसों को अपने अंदर पिरोता रहा। वह भी उसके इस तरह प्यार करने पर अपने आप को अब सिंदूरी महसूस कर रही थी। सब कुछ अपना हर्षित को सौंप चुकी थी। उसके सीने में मुंह छुपाकर अपना एहसास दिला रही थी। अब हर्षित अपनी मोहब्बत की चरम सीमा पार करता किरण की चीखें निकलवा चुका था। और फिर इसके बाद उसकी आंखें और सिसकियां सारी रात चलती रही। सारी रात दो दीवाने एक बिस्तर पर प्यार के समुंदर में गोते लगाते रहे। बाहर के आंगन में गीत और ठहाके चलते रहे। इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। हर रात हर्षित और किरण अपनी मोहब्बत का जाम पीते रहे। भावना के शादी का दिन भी आ गया था। शादी भी अच्छे से बीत गया था। भावना विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन किरण को जाने नहीं दिया गया था। उसे रोक लिया गया था। भावना का मायके में 2 हफ्ते के बाद पगफ फेरा होना था, इसलिए किरण को रोका गया था। किरण को हर्षित के साथ सोते अब 4 हफ्ते बीत चुके थे और इस बात से सभी अनजान थे। आज आंगन में बड़ी चहल पहल थी क्योंकि भावना मायके से आई हुई थी। आंगन में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सभी लोग खाना खा रहे थे। हंसी चल रही थी। मेहमानों को कदमों की चाप, बर्तनों की खनखनाहट, हंसी मजाक की मध्यम आवाजें हवाओं में घुल रही थी। वह सारे मेहमानों को पानी के गिलास पकड़ा रही थी। चेहरे पर थकन की लकीरें दिखाई दे रही थी, मगर मेहमानों की आवभगत में उसने जरा सी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरी जिम्मेदारी से खड़ी थी।
अभी उसने एक गिलास रघुविंदर साहब की तरफ बढ़ाया ही था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कदम लड़खड़ाए और अगले ही पल वह गिलास समेत जमीन पर गिरने ही वाली थी कि दहाड़ की आवाज पर सब चौंक उठे। रघुविंदर के हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। हर्षित, जो अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, एक झटके से उठ खड़ा हुआ था। किरण को अपने बाजू में पकड़ लिया था। किरण अपने होश में नहीं लग रही थी। पलकें बंद, सांसें बेकाबू चल रही थी। उसने घबराकर उसका गाल थपथपाया था। उसके आवाज में कपकपाहट थी। किरण, आंखें खोलो, ये क्या हो गया तुम्हें? मगर कोई जवाब नहीं मिला। कमरा जैसे पल भर को बिल्कुल सुन हो गया था। मेहमानों की चहल पहल, निगाहों के शोर ने बस सिर्फ उसे देख रहा था। जल्दी अपनी माँ की तरफ पलटा और तेज आवाज में बोला, मी, डॉक्टर को फोन करो। अभी ये कहते ही वो उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कदमों में भारीपन था, आंखों में डर। कमरे का दरवाजा खोलकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी सांसों को चेक किया, माथे पर पसीना साफ किया। वह बेचैनी से टहलने लगा था। उसके पीछे ही सारे मेहमान आ गए थे। कुछ देर के बाद डॉक्टर भी आ गई थी। कमरे में रघुविंदर साहब, नीलम देवी, कुछ और रिश्तेदार मौजूद थे। सबकी नजरें शक और परेशानी के मिले जुले रंग लिए हुए थी। उस मंजर को देख रही थी। डॉक्टर ने नब्ज चेक किया और कुछ सवाल पूछे। कुछ देर चुप्पी के बाद वह मुंह फेर कर बोला, बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। लेकिन कमरे में एकदम सन्नाटा सा छा गया। सबकी नजरें एकदम हर्षित की तरफ उठी थी। डॉक्टर ने बात चालू रखी, वैसे ये लड़की बहुत ज्यादा कमजोर है, उम्र भी इसकी कम है, इसलिए इसकी प्रेगनेंसी नाजुक हो सकती है। इसके लिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इसके खाने पीने का और इसके दिमागी सुकून की बहुत जरूरत है। ये बात डॉक्टर ने बड़ी गंभीरता से वहाँ खड़े सभी को समझा दिया था और फिर वहाँ से चली गई थी। लेकिन कमरे का माहौल और ज्यादा भारी हो चुका था। अभी तो सिर्फ मंगनी हुई थी। सबके दिलों में एक ही सवाल था, ये कैसे मुमकिन है? रघुविंदर की नजरें कहर बरसा रही थी। वह कुछ कहने ही वाले थे कि हर्षित आगे बढ़ा। किरण के सर पर हाथ रखते हुए बोला, पापा, ये बच्चा मेरा है। भावना की पहली ढोलक की रात को मैंने उसे संबंध बना लिया था, इसलिए किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी होने वाली पत्नी है और ये मेरा ही खून है। उसके शब्दों में बहुत ज्यादा फिक्र दिखाई दे रही थी। कमरे में मौजूद सबके चेहरे हैरानी से खुल गए थे। रघुविंदर का गुस्सा अब छुपाए नहीं छुप रहा था। वह दहाड़ा था, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? शादी की रस्में, परिवार की इज्जत, ये सब क्या मजाक है? तुम्हारे लिए हर्षित ने उनके तरफ देखा, मगर नरम शब्दों में कहा, पापा प्लीज थोड़ा धीरे बोले। सारे मेहमान सुन रहे हैं और किरण भी सो रही है। ये बहुत कमजोर है। आपका ऐसे गुस्सा करना इसके दिमाग पर असर डाल सकता है। कल सुबह बैठकर सभी बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सब आराम करो। मैं अपनी किरण के पास रहना चाहता हूँ। अपने शब्द में नरमी रखकर कह रहा था, लेकिन शब्दों के पीछे एक फैसला ले चुका था। रविंद्र गुस्से से उस कमरे से निकल आया था। नीलम देवी ने अपने होंठ पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दबाई, जैसे कोई बरसों की इच्छा पूरी हो गई हो। हर्षित ने पलटकर किरण की तरफ देखा, उसके माथे पर हाथ रखा, धीरे से बोला, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, और हमारे बीच आने वाला ये नन्ही सी जान भी है। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था, मगर वो सन्नाटा एक नई कहानी सुना रही थी। पूरी रात उसके पास बैठा रहा। अगली सुबह का सूरज निकल चुका था। कमरे की हवा भारी हो रही थी, जैसे हवा भी सांस रोककर चल रही हो। किरण बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, उंगलियां बार बार दुपट्टे के पल्लू में छुपा रही थी। उसके दिल में डर और उलझन के तूफान उठ रहे थे। सुबह दरवाजे के पास कदम नहीं रख सकी थी। उसे लग रहा था जैसे सबकी निगाहें उस पर उठ रही है।
सब उसे कुचल डालेंगे। ये खबर कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, वह भी बिना शादी किए, उसे अंदर से तोड़ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। कभी सोचती मैं भाग जाऊं, कभी सोचती सब कुछ खत्म कर दूं। कुछ पल ही बीते थे। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। हर्षित बड़े तसल्ली भरे कदमों के साथ अंदर आया। उसके चेहरे पर वही गहरी गंभीरता दिखाई दे रही थी जो किरण को और घबराहट दे रही थी। वह झट से खड़ी हो गई, जैसे कोई जुर्म करते हुए पकड़ी गई हो। दिल की धड़कन उसके गले में ही अटकने लगी थी। बाहर तुम्हारे माता पिता आए हैं, हर्षित ठहरे हुए शब्दों में बोला। अब बैठकर वे लोग शादी की बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपना फैसला मेरे हक में देना होगा। किरण ने आंखें फैलाए हैरानी से और डर के साथ बोली, कैसा फैसला? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आपको कहा था ना, ये सब मत करो। अब देख लिया ना आपने जुनून का नतीजा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर्षित वो एकदम उसके पास आया। आंखों में अजीब शटर और साथ में नरमी का मिलाजुला रंग रूप था। यही नतीजा तो मैं चाहता था, मजबूत शब्दों में बोला, और यही मेरी माँ चाहती थी। इसलिए मैं तुम्हारे पास जानबूझकर आया था। किरण के कदम जैसे जमीन में ही जम गए थे। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या मतलब आपने जानबूझकर? हर्षित ने अचानक उसके दोनों हाथ थाम लिए, उसे अपनी पकड़ के कैद में कर लिया। किरण के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसने अपना चेहरा उसके पास लाकर धीरे से कहा, मतलब यह कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। किरण, मंगनी के बीते 10 साल हो चुके हैं। उन 10 सालों में मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें हर पल याद करता हूँ। तुम मेरी मंगेतर हो, मेरी पत्नी बनने वाली हो। लेकिन मैंने कभी ये शब्द नहीं कहे क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब मैं अपने शादी के बाद करूंगा। किरण की आंखों में हैरानी के आंसू झिलमिलाने लगे। तो फिर ये सब अचानक क्यों? हर्षित ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर साया सा उतर आया था, क्योंकि मेरे पापा का इरादा कुछ और ही था। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पापा की गांव में कितनी बदनामी हुई थी। जिस घर से मेरे पापा की लड़ाई हुई थी, तुम्हारे पापा ने उसी घर की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। मेरे पापा ने तुम्हारे पापा की शादी अपने कजिन से तय की हुई थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने पहले ही लव मैरिज कर ली। और फिर मेरे पापा की बहुत बदनामी हुई थी। फिर उसके बाद तुम्हारे पापा ने उस लड़की से शादी कर ली थी। इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। मेरे पापा दिल से उनसे बहुत नफरत करने लग गए थे, क्योंकि सारे परिवार वाले उनसे नफरत करने लगे थे। किरण की सांस अटक गई थी। मेरे दादा ने दोनों दोस्तों को आपस में मिलाने के लिए मेरी मंगनी तुम्हारे साथ करवा दी थी, लेकिन मेरे पापा ने ये मंगनी सिर्फ बदले की आग में की थी। वह भी यही चाहते थे, तुम्हारे पापा की तरह मेरी शादी कहीं और कर दें, ताकि उनके दोस्त का दिल भी इसी तरह टूटे जैसा उनका दिल टूटा था। लेकिन मेरी माँ ये नहीं चाहती थी। मैं कभी भी किसी कीमत पर भी ये ना होने देता, क्योंकि मैं तुम्हें सच में मोहब्बत करने लग गया था। हमने फैसला किया था कि तुम्हें बचाएंगे, इसलिए हमने ये सब प्लान बनाया था, वरना तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ लाने का कोई इरादा नहीं था। किरण का दिल जैसे उन पत्थरों से आजाद हुआ था, और फिर उलझन भी हो गया था। वह कांपती आवाज में बोली, तो नीचे जाकर मुझे क्या करना होगा? हर्षित ने उसके हाथ और ज्यादा मजबूती से थामे। बस ये कि सबके सामने बताना होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। किरण की आंखों से एक आंसू बहकर गालों पर लुढ़का था। वो धीरे से बोली, आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? हर्षित ने उसके गालों पर हाथ रखा, आंखों में गहरी सच्चाई के साथ बोला, बेहद मोहब्बत करता हूँ मेरी जान, तुम मेरी सब कुछ हो। किरण के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने सर झुका लिया। दिल की धड़कनें नरम सी मुस्कान में बदल गई थी, और वह उसका हाथ थामे चुप से खड़ी जैसे फैसला कर चुकी थी कि अब जो भी होगा वो अकेली नहीं है।
कमरे में अब बिल्कुल सन्नाटा था, मगर ये सन्नाटा पहली बार उसके लिए थोड़ा सुकून लेकर आया था। कुछ देर के बाद आंगन में थोड़ा सा सन्नाटा छाया था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रघुविंदर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपने दोस्त उत्कर्ष को घूरते हुए बोले, देख लिया उत्कर्ष साहब, आपकी बेटी का चाल चलन। हम तो इसे यहाँ शादी की तैयारी के लिए लाए थे, मगर उसने अपना ही खेल रचा लिया। ऐसी घटिया परवरिश दी है तुमने और तुम्हारी पत्नी ने। उत्कर्ष साहब का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। वह भी अपनी कुर्सी से सीधे हुए और बोले, अगर मेरी बेटी ने कुछ किया है तो क्या तुम्हारा बेटा हाथ पर हाथ रखकर बैठा था? वह भी मंगेतर है उसका। तुम सिर्फ अपनी औलाद को अच्छा साबित करने पर तुले रहते हो। वहां के माहौल में थोड़ा तनाव बढ़ता ही जा रहा था। अचानक हर्षित अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें गुस्से से तिलमिला रही थी। खबरदार, उसकी आवाज गूंजी। खबरदार, अगर आप दोनों में से किसी ने भी मेरे मंगेतर के किरदार पर उंगली उठाई तो मैं भूल जाऊंगा कि आप दोनों मेरे कुछ लगते भी हो। ये मामला हम दोनों के बीच का है। ठीक होगा कि आप लोग यहाँ बैठकर अब शादी के बारे में सोए और बाकी सब कुछ हमारे सर पर छोड़ दें। रघुविंदर साहब भड़कने ही वाले थे कि उत्कर साहब ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। किरण के दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी। वो घबराहट के मारे अपनी हिम्मत जमा कर रही थी। पापा, मैं तैयार हूँ। हम दोनों एक दूसरे को अपनी मर्जी से स्वीकार कर चुके हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये शब्द निकलते ही उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में एक सच्चाई की रोशनी झलक रही थी। हर्षित ने जल्दी उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुस्कुराहट और सुकून उभर आया, जैसे दुनिया की सारी जंग अब उसने जीत ली हो। रघुविंदर गुस्से से बोले, तुम चुप रहो किरण, ये तुम्हारी बात करने की जगह नहीं है। हर्षित ने जल्दी जवाब दिया, ये क्यों चुप रहे? वह इस रिश्ते का हिस्सा है, उसका पूरा अधिकार है। वह बोलेगी, पापा आप भी हो सके अब अपने गुस्से को ठंडा कर लो। अपनी औलाद के साथ ऐसा जुल्म करने चले हो। पापा, आप चाहते हो मैं उससे शादी ना करूं? रघुविंदर साहब पल भर के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हर्षित अपना शब्द नरम करते हुए मगर मजबूती से बोला, मैं अपनी मंगेतर के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी शादी जल्दी होनी चाहिए और रिसेप्शन भी बहुत जल्द करूंगा। मेरी पत्नी की तबीयत कमजोर है, उसको आराम की बहुत जरूरत है। मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा कि उसे दिमागी तौर पर कोई भी परेशान करे, इसलिए मैं उसे लेकर अब फ्लैट में जा रहा हूँ। रघुविंदर का गुस्सा दोबारा भड़का। पागल हो गए हो? तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे हमारे साथ। हर्षित ने एक गहरी सांस ली। आंखों में गुस्से के साथ बोला, अगर चाहते हो कि मैं यही रहूं तो फिर मेरी होने वाली पत्नी को दिल से स्वीकार करो, उसकी इज्जत करो, उसके साथ खड़े रहो, वरना हम अलग हो जाएंगे। ये शब्द आंगन में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। रघुविंदर चुप हो गए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा था। वह अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे जो कहता था वह करके दिखाता था। उत्कर साहब के आंखों में भी अब प्यार उतर आया था। अपनी बेटी के साथ उसके पति को देखकर पल भर के बाद जैसे बरसों की घमंड दुश्मनी टूट गई हो। दोनों दोस्त एक दूसरे के तरफ बढ़े और गले लगा लिए। किरण की आंखों से आंसू बह निकले थे। वह रोते हुए हर्षित की तरफ देखने लगी। हर्षित आगे बढ़ा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी मुस्कुराहट में मोहब्बत और विश्वास झड़क रहा था। अब सब ठीक हो जाएगा, वह धीरे से बोला। किरण ने मुस्कुराहट से सर झुका लिया। दोनों के हाथ जुड़े हुए थे। दिल तसल्ली में था और हवाओं में एक सुकून सा फैला हुआ था। कमरे का माहौल जो पल में नफरत और घमंड में भरा हुआ था, अब मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दे रहा था। बेशक बीते हुए कल से इंसान को बहुत कुछ सीखना चाहिए, उसे निकालकर बाहर करना चाहिए।
इस कहानी में वे दोनों आपस में मोहब्बत करते थे तो बात ठीक थी। लेकिन आप लोग ऐसा कभी ना करें। अपने बच्चों को अपने साथ रखें। अगर उनकी मर्जी है, शादी करके वो अलग रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। लेकिन जहाँ प्यार ना हो और अपनी बच्ची को इसलिए भेजा जाए ताकि वह उससे प्यार करने लग जाए, तो यहाँ आप सिर्फ एक क्राइम का ही उम्मीद कर सकती है। तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप ऐसा हरगिज ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।